क्लास 10th चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, और वो क्या है कि सबसे पहले तो भाई स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई या हम बोलें स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस एक ऐसा चेंज है, चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है जिससे कि वो कुछ रिएक्शन दे रहा है या कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस या स्टिमुलाई। जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच। मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ और फिर उस चेंज की वजह से उस ऑर्गेनिज्म ने कुछ रिएक्शन दिया, तो उस चेंज को हम बोलेंगे स्टिमुलस या स्टिमुलाई। यानी कि हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स या रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म ने दिया, तो जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कि मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करेगा इन, अगर उस पर कोई स्टिमुलाई एक्ट करेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन देगा या रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिया जाता है। तो एनिमल्स के पास एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम होता है, तो वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट या फिर स्टिमुलाई से कई सारे डिफरेंट वेज में रिएक्ट कर सकता है। मे रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन मैनी डिफरेंट वेज बिकॉज एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बट प्लांट के पास तो ऐसा नहीं होता, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो एक लिमिटेड वे में ही रिएक्शन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम करना किसी भी चीज़ का। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी कि हमारी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी कई सारे ऑर्गन्स को वो एक साथ वर्क करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जिससे कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है एक स्टिमुलस की तरफ। दोबारा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के कई सारे ऑर्गन्स मिल के वर्क करते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जिससे कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है एक स्टिमुलस की तरफ, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस यूजिंग हॉर्मोन्स। प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं अपने बिहेवियर को यूजिंग सम हॉर्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, फाइटो हॉर्मोन्स। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स रिस्पॉन्ड क्विकली ड्यू टू नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं बाय यूजिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का यूज़ करके वो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। एनिमल्स के पास तो नर्वस सिस्टम है, तो एनिमल्स क्विकली रिस्पॉन्स कर देते हैं ड्यू टू नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं डोरमेंसी की। डोरमेंसी एक रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक जाता है, एक ऐसी रेस्टिंग और इनएक्टिव कंडीशन को हम बोलते हैं डोरमेंसी। चलो अब हम देखते हैं कितने तरह के प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 4 मेन तरह के प्लांट हार्मोन है। क्या कौन कौन से? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट हार्मोन होते कितने तरह के हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सिन का काम क्या होता है? सेल का एनलार्जमेंट करना और डिफरेंशिएशन करना। सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन में ऑक्सिन का रोल होता है। गिबरेलिन डोरमेंसी ब्रेक करता है सीड की डोरमेंसी ब्रेक करता है, यानी कि सीड की वो इनएक्टिव स्टेट जहाँ पे सीड का मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक गया था, उस वाली कंडीशन को वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे 4 हार्मोन्स को देखते हैं। तो ऑक्सिन का काम होता है सेल का एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन करवाना, और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट की रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल करता है, और मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये जो ऑक्सिन होता है वो किसका बना हुआ होता है? सेल्स का बना हुआ होता है, स्टेम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। टिप मतलब बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट होता है उस पर प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सिन, जो कि सेल्स का बना हुआ होता है। मूव अवे फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, और ऑक्सिन जो होता है वो स्पीड अप करता है स्टेम में और स्लो डाउन करता है रूट में।
ठीक है। अब अगर हम बात करें गिबरेलिन की, तो गिबरेलिन सीड डोरमेंसी और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है और शूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है। फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, और शूट का एलोंगेशन मतलब शूट का लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है गिबरेलिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और लीव्स की एजिंग को डिले करता है, मतलब लीव्स जल्दी बूढ़े नहीं होते, मतलब जल्दी सूखते नहीं हैं ऑब्वियसली। और वो स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है, मतलब स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प करता है। बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकना, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। डोरमेंसी को प्रमोट करता है, इसका काम जस्ट अपोजिट है। डोरमेंसी ब्रेक कौन कर रहा था, मतलब इनएक्टिव स्टेट को, एक डोरमेंसी क्या है, इनएक्टिव स्टेट है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक जाता है, तो उस वाली स्टेट को गिबरेलिन ब्रेक कर रहा था। एब्सिसिक एसिड प्रोमोट कर रहा है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है और डोरमेंसी को बढ़ाता है और स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। और जो हमारा विल्टलिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स का सिकुड़ना और गिरना, उसको प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। अब चलो हम बात करते हैं ट्रॉपिज्म की। ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि प्लांट का ऐसा ग्रोथ मूवमेंट जिस इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस की तरफ, अगर कोई प्लांट पार्ट स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ मूवमेंट शो करता है तो उसको हम बोलते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं हम ट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट उस स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है तो वो होगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर उस जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है उसके अगेंस्ट, उसके अवे मूव कर रहा है या ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म स्टिमुलस की तरफ, नेगेटिव ट्रॉपिज्म स्टिमुलस से दूर, अवे, ठीक है। अब भैया हमने ट्रॉपिज्म तो देख लिया। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट पार्ट का इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस की तरफ होगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, स्टिमुलस से दूर होगा तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म की। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो जब एक ग्रोइंग प्लांट जब हम किसी ग्रोइंग प्लांट को लाइट से एक्सपोज करा देते हैं फ्रॉम ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड से लाइट आ रही है किसी भी प्लांट पे, तो वो जो प्लांट की स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी। कोई प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट है, उसको अगर हम एक साइड से एक्सपोज करते हैं लाइट से, एक साइड से ही लाइट आ रही है, तो वो क्या करेगा, जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब हम देखते हैं कितने तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं, मतलब कितने तरह के डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट्स आर देयर। सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म जो कि लाइट की वजह से होता है, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की वजह से होता है, कीमोट्रॉपिज्म किसी भी केमिकल की वजह से होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की वजह से हो रहा है और थिग्मोट्रॉपिज्म टच की वजह से होता है। तो यानी कि लाइट की वजह से, लाइट अगर स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है तो वो ट्रॉपिज्म होगा फोटोट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस अगर केमिकल, कोई भी केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस वाटर है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर टच की वजह से कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म। अब भाई ट्रॉपिज्म देख लिया। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होता और इसको हम शॉर्ट में नेस्टी भी बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब प्लांट पार्ट की ग्रोथ या मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट में होता है जिसको हम बोलते हैं मिमोजा प्यूडिका। आगे हम देखेंगे इसमें क्या होता है। और सेकंड, डैंडिलियन जो फ्लावर होता है वो मॉर्निंग में उसकी पेटल्स ओपन होती हैं। वहीं अगर हम बात करें मून फ्लावर की तो उसकी पेटल्स दिन में, मतलब मॉर्निंग में क्लोज होती हैं और डार्क में ओपन होती हैं। व्हाट इज थिग्मोनेस्टी? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट से हमने उस प्लांट पार्ट को टच किया तो उससे जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो हुआ हमें, उसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, ठीक है। जैसे टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें क्या होता है कि हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं। अब हमने उसको टच किया तो टच के रिस्पॉन्स में उसने एक अलग ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हुआ। टच के रिस्पॉन्स के, मतलब टच के तरफ या फिर उसके अगेंस्ट मूवमेंट नहीं हुआ, उसका कुछ अलग ही मूवमेंट है, उसकी लीव क्लोज हो गई। तो ये हुआ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा हाथ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये हुआ थिग्मोनेस्टी। अब बात करते हैं फोटोनेस्टी। तो
लाइट की वजह से जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फोटोनेस्टी। जैसे कि डेंडिलियन फ्लावर जो होता है वो मॉर्निंग में ओपन होता है और इवनिंग में क्लोज होता है। वहीं अगर हम मून फ्लावर की बात करें तो मून फ्लावर की पेटल्स मॉर्निंग में क्लोज होती हैं और डार्क में यानी कि इवनिंग में ओपन होती हैं। तो ये हुआ फोटोनेस्टी, यानी कि लाइट की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। लाइट पड़ रही है तो उसकी पेटल्स ओपन या क्लोज हो रही हैं, वो हो गया फोटोनेस्टी। तो अगर हम बात करें फाइटो हार्मोन्स जो थे हमारे, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स थे, उनका फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन का फंक्शन सबसे पहले तो वो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा, रूट, स्टेम और लीव्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। स्टोमेटा का मूवमेंट में हेल्प करता है। और प्लांट्स पे जो फ्लावर्स आते हैं तो फ्लावरिंग में हेल्प करता है। और फ्रूट्स को पकने में भी हेल्प करता है। क्या क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड ग्रो होने में। रूट, स्टेम और लीफ, इन सब के ग्रोथ में। स्टोमेटा के मूवमेंट में, मतलब ओपन होना, क्लोज होना स्टोमेटा का, वो भी प्लांट हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन का काम होता है। देन प्लांट्स में जो फ्लावर्स आते हैं उसमें भी हेल्प करता है। फिर फ्रूट्स का राइपनिंग में भी हेल्प करता है। और जितने भी तरह के हमारे ट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट्स हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो उन सब के मतलब इन सारे ट्रोपिज्म और सारे नेस्टिक मूवमेंट में फाइटो हार्मोन्स का रोल होता है। सो नाउ कम्स द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हमने प्लांट्स में तो देख लिया, प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स की हेल्प से सारा काम हो रहा है। एनिमल्स के पास तो अपना खुद का नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें नर्व सेल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ नर्व्स। जोक्स अपार्ट, नर्वस सिस्टम होता है अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। सो एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम। अब ये नर्व सेल्स क्या होती हैं? नर्व सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करने में और फिर हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। दोबारा, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये नर्व सेल्स क्या है? नर्व सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करती हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं, नर्व सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल है किसी भी सेंस ऑर्गन में जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस से सेंसिटिव होता है। मतलब लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, इन किसी भी स्टिमुलस से सेंसिटिव होता है, यानी कि वो रिएक्टिव होता है किसी भी स्टिमुलस की तरफ। रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर होता क्या है? सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल होता है हमारी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है जो कि स्टिमुलाई से सेंसिटिव होता है या रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब रिसेप्टर्स, इतने सारे तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आर सेंस ऑर्गन्स और वी कैन से आर प्रेजेंट इन आर बॉडी। तो पहला क्या है? फोटो रिसेप्टर। दूसरा फिनो रिसेप्टर, देन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, देन कम्स गस्टेटरी रिसेप्टर एंड देन थर्मो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? फोटो रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर या मतलब हम बोलें एक ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कि लाइट से सेंसिटिव होता है, मतलब वो लाइट को डिटेक्ट करता है। फिनो रिसेप्टर साउंड को डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट एंड थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट द हीट और कोल्ड, यानी कि डिटेक्ट द टेम्परेचर वी कैन से। तो जो लाइट को डिटेक्ट करेगा वो आइज में प्रेजेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, हमारे आंखों पे लाइट पड़ती है जिस वजह से हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये जो फोटो रिसेप्टर है वो हमारी आइज में प्रेजेंट होता है। फिनो रिसेप्टर साउंड डिटेक्ट करता है तो इसलिए हम बोलें कि इसको ईयर्स में प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है तो वो हमारी नोज में प्रेजेंट है। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट, then we can say it is present in our tongue. And if we talk about thermoreceptor, तो thermoreceptor टेम्परेचर या फिर हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करता है, तो यानी कि वो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, thermoreceptor. Now all the receptors in the sense organ receive stimuli from the surrounding environment and send the messages conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulses through sensory nerves. यानी कि जितने भी हमारे सारे रिसेप्टर्स हैं सेंस ऑर्गन्स में, उनके पास स्टिमुलाई, मतलब वो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट और फिर मैसेज सेंड करते हैं टू दी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस लाइन का मतलब देख लेते हैं।
तो ये लाइन क्या कहती है कि सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं एंड देन दे कन्वे द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में रिसेप्टर्स मैसेजेस कन्वे करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस थ्रू सेंसरी नर्व। वो नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज कन्वे करती हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम बस इतना जान लें कि रिसेप्टर्स के पास स्टिमुलाई आता है, देन दे सेंड मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हम बोलें टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में, और किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ठीक है, सो नाउ इसको मैंने थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करने की कोशिश करी है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ जाए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट वी हैव रेड सो फार, सो सेंस ऑर्गन्स के पास क्या आता है, सेंस ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं एंड देन सेंस ऑर्गन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करते हैं टू दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंसरी नर्व। ठीक है, और फिर जो ब्रेन दोबारा से मैसेज सेंड करता है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ब्रेन की तरफ से, वो मिलता है मोटर नर्व्स के थ्रू। सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से मैसेजेस कन्वे करती हैं टू दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड देन जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है बैक में, वो मिलता है हमें मोटर नर्व्स के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्टर क्या होता है। इफेक्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि which can respond to a stimulus according to the instructions sent from nervous system। रिसेप्टर क्या था, रिसेप्टर हमारी सेंस ऑर्गन का वो पार्ट था जहाँ पे हमें स्टिमुलाई रिसीव होते हैं एंड देन रिसेप्टर्स मैसेजेस कन्वे करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तक। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्टिमुलाई रिसीव करना और फिर मैसेज कन्वे करना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू सेंसरी नर्व। ठीक है, अब अगर हम बात करें इफेक्टर की, तो इफेक्टर नाम से पता चल रहा है इफेक्ट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करता है, तो स्टिमुलाई रिसीव करा है। ठीक है, इफेक्टर का काम क्या होता है, इफेक्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करता है, रिसीव करता है रिसेप्टर और रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टर। ठीक है, रिसेप्टर स्टिमुलाई रिसीव करता है और फिर उस स्टिमुलाई के तरफ रिस्पॉन्ड करने का काम होता है हमारे इफेक्टर का, अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वाया मोटर नर्व, उसके बाद जो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करने का काम होता है वो होता है इफेक्टर का। ठीक है, ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है सबसे पहला, देन हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। एक तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एंड देन हमारी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम को हेल्प करता है अपना वर्क करने में, एंड देन इट कोऑर्डिनेट्स द थिंग्स विच वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट। जो चीज़ें हमें सोचनी नहीं पड़ती उन चीज़ों को भी कोऑर्डिनेट करता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम बात करें अपनी हार्ट बीट की, या फिर हम जो सांस ले रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। सांस तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, हार्ट बीट भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ऐसी चीज़ें जो हम खुद नहीं करते हैं, जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का काम होता है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ठीक है, एंड देन इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेसेस इट, इंटरप्रेट्स इट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर उसमें से आउटपुट निकालता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर रिस्पॉन्ड करता है। सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करी, उसको प्रोसेस करा, इंटरप्रेट करा, मतलब उसमें से आउटपुट निकाला कि क्या करना चाहिए, एंड देन वो काम रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, ये काम होता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। देन कम्स न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सेल भी है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेजेस को कैरी करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या हम बोल रहे हैं इम्पल्सिस की फॉर्म में न्यूरॉन्स कैरी दी मैसेज। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा सा डायग्राम बनाया है, सो आई होप ये आप लोगों को शायद समझ आए। अगर नहीं आए तो वेट अ सेकेंड। यस, आई होप दिस इज़ मोर मच बेटर क्लियर। सो हम बात करते हैं हमारे किसकी, न्यूरॉन की। ठीक है,
सो दिस इज द सेल बॉडी। न्यूरॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लो, न्यूरॉन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। सबसे पहला तो होता है डेंड्राइट, देन कम्स द सेल बॉडी एंड देन द एक्सॉन। एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, दीज आर द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ आर न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट शॉर्टर फाइबर्स होते हैं हमारी न्यूरॉन की बॉडी पे, छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट, जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं। इधर एक और न्यूरॉन होगा, इधर और एक और न्यूरॉन होगा। तो ये न्यूरॉन्स के मतलब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेजेस को कैरी ऑन करना, ले जाना। तो ये जो होते हैं डेंड्राइट, ये इधर वाले न्यूरॉन से मैसेजेस रिसीव करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट होते क्या हैं, छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरॉन की बॉडी पे। देन कम्स सेल बॉडी। सेल बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म, ये जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा बनाता है सेल बॉडी। देन कम्स एक्सॉन। एक्सॉन जो हमारा लॉन्गेस्ट फाइबर है न्यूरॉन का, शॉर्टर फाइबर होते हैं डेंड्राइट एंड एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। तो जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं या फिर हम बोलें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या फिर मैसेजेस हैं, वो डेंड्राइट रिसीव करता है, देन डेंड्राइट ले जाता है सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से एक्सॉन, देन एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू वो जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है। अब ये साइनेप्स क्या होता है, सी इट इज़ अ साइनेप्स। साइनेप्स ये देखो, ये क्या है, एक्सॉन, सेंसरी न्यूरॉन का। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है और मोटर न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो कि मैसेजेस को कन्वे करता है दूसरे न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन जो कि रिसीव करता है, ये बोल सकते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन मतलब पहले वाला न्यूरॉन, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बस ये सोच लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, पहले वाला न्यूरॉन, जहाँ से जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होता है। तो एक्सॉन, ये जो पार्ट है ये एक्सॉन था ना, देन ये है एक्सॉन का एंड, ये क्या है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स, गैप बिटवीन 2 कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, और इस गैप में होता क्या है कि ये जो मैसेज है केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो एक्सॉन की एंडिंग है, यहाँ पे हमारे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और फिर यहाँ से ये रिलीज हो रहा है, दूसरे वाले न्यूरॉन में जा रहा है थ्रू साइनेप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, उसके ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो भी केमिकल सब्सटेंस है ये रिलीज हो रहा है साइनेप्स में, और फिर ये साइनेप्स से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, और उसी फॉर्म में फिर हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी जनरेट हो रही हैं। हाँ जी, देखो न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, मैंने अभी 2 तरह के बोला, मेजरली 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, जो कि सेंसरी सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब जो हमारा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक, सीएनएस मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है वो होता है सेंसरी न्यूरॉन। और फिर सीएनएस से मसल सेल्स तक, मतलब जो इफेक्टर तक लाता है इम्पल्सेस को, जो इफेक्टर तक लाता है वो होता है मोटर न्यूरॉन, और जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन क्या होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है, लिंक की तरह काम कर रहा है बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। बाकी के जो न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं उनके बीच में लिंक का काम कर रहा है रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहा है, और वापस कौन ला रहा है, मोटर न्यूरॉन, सीएनएस से मसल सेल्स तक। ठीक है, वो होता है मोटर न्यूरॉन। साइनेप्स हमने देख लिया, साइनेप्स क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ये जो है, लेट मी शो यू वंस अगेन, ये जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्सेस पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। ज़्यादा इंग्लिश हो गई, लेट्स ट्रांसलेट इट इन आवर ओन लैंग्वेज। सो ये क्या कह रहा है कि साइनेप्स होता है एक माइक्रोस्कोपिक गैप। मतलब माइक्रोस्कोपिक गैप का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा गैप प्रेजेंट होता है हमारे 2 न्यूरॉन्स के बीच में। उसका काम क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस पास करती हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या हम बोले नर्व इम्पल्सेस पास करती हैं व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब नर्व इम्पल्सेस पास कर रही हैं तो बीच में साइनेप्स आता है, 2 न्यूरॉन्स के, 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं। सीधा सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हमने देख ही लिया है बट एक और बार देख लेते हैं।
ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है और सेंस ऑर्गन है। ब्रेन हमारी स्कल के, हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हम बोले हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, जो कि हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही थिक नर्व है जो कि हमारी बैकबोन की कैविटी के अलोंग जाती है, यानी कि पीछे हमारी पीठ में, पीठ के बिल्कुल सेंटर में जो बैकबोन है उसके अंदर जो बैकबोन, जो हमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। देन कम्स नर्व्स। नर्व्स एक तरह के वायर्स होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन, जो कि क्या करते हैं, जिनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्टिमुलाई को रिसीव करना और फिर मैसेजेस को कन्वे करना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से मैसेजेस जाते हैं इफेक्टर तक, और फिर इफेक्टर क्या करता है, उस स्टिमुलस से रेस्पॉन्ड करने का काम इफेक्टर का होता है। ठीक है, अब जो हमारी नर्व्स होती हैं वो मेनली 3 तरह की होती हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड विसरल नर्व। सो जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को हेड तक, मतलब जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं हेड के, उनको डायरेक्टली ब्रेन तक कनेक्ट करने का काम होता है क्रेनियल नर्व्स का। एंड देन स्पाइनल नर्व कनेक्ट करती है बाकी के बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड तक। और जो विसरल नर्व होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हम बोलें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्ट करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। कौन? विसरल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारे हेड वाले ऑर्गन्स को ब्रेन तक डायरेक्टली कनेक्ट करती है। स्पाइनल नर्व जो है वो हमारे रेस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स को, रेस्ट ऑफ दी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट करती है। और विसरल नर्व हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट करती है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स, इन दोनों की, तो सेंसरी नर्व अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सेंसरी नर्व क्या होता है। सेंसरी नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस को ले जाती है। बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती है सेंसरी ऑर्गन, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक वापस लाती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस को ले जाती है, मोटर नर्व ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेजेस को लाती है। अब हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली काम कैसे करता है, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो जो रिसेप्टर हैं वो मैसेजेस कन्वे करते हैं ब्रेन तक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर ब्रेन का काम क्या होता है, उस मैसेज को एनालाइज करना और फिर एक्शन डिसाइड करता है। मैसेज को एनालाइज करेगा, देखेगा, समझेगा, परखेगा एंड देन डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेना है, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस देता है मसल्स को थ्रू मोटर नर्व। सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में। ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करता है और फिर एक्शन डिसाइड करता है, और उसके बाद ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है मसल्स को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, मतलब नर्वस सिस्टम 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो अगेन 2 तरह का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 तरह के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस अगेन 2 में क्लासिफाइड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अभी हम बात करते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जितने भी सारी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारी नर्व्स मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, विसरल नर्व, कोई भी नर्व हो, वो सारी मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन सिंपलेस्ट ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स है, मतलब स्टिमुलस को जो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे तेज रिस्पॉन्स जो शो होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन पे जो हम रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जिस पाथवे से ये नर्व इम्पल्सेस जो पाथवे कैरी करती हैं इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जिससे कि रैपिड रिस्पॉन्स हम दे पाते हैं।